नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आपलं सर्वांचं मनापासून खूप 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 स्वागत आहे. जे कोणी पॅरेंट असतील, स्टुडंट असतील, टीचर असतील, वयस्कर असतील, सर्वांना माझा नमस्कार. तर मित्रांनो, जे काय 11th जो कुछ भी 11th के बच्चे रहेंगे, मैं सबको आज एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ. और ये गुड न्यूज़ है हमारी, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो 11th फिजिक्स का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और नीट जी और सीईटी के लिए इसके ऊपर बहुत सा वेटेज है और समझने के लिए उतना चैप्टर हार्ड भी नहीं है, आप जल्दी भी समझ पाओगे. तो ऐसा एक चैप्टर है जिसका नेम आप ऊपर देख सकते हैं इस तरह से. ओके, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बोले तो जो भी कुछ सॉलिड्स रहते हैं उनके जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उनकी लेंथ चेंज होना, उनकी यानी कि डिफरेंट फॉर्म से उसे हम किस तरह से बदल सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेयर करिए, क्योंकि मैं अक्सर अपने 11th 12th और 10th के वीडियोस में अक्सर अपलोड करता रहता हूं और आप लोगों को मैं सेंड कर यानी कि चैनल पे अपलोड करता हूं. ओके, तो चलो आगे का पॉइंट हम देखते हैं. क्या है आगे का पॉइंट? देखो तो इस तरह से, ये देखो ये पॉइंट, ये मैं आपको एक फिगर दिया है. यहाँ एक फिगर में आपके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी यहाँ लगा के रखा है. उसकी वायर का इलोंगेशन किस तरह से होता है या ये इमेज में दिया है. और इसके बाद बाजू के फिगर में, जो साइड के फिगर में आप देख रहे हैं, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट की आप देख रहे हैं. तो ये सर्ल्स एक्सपेरिमेंट भी इसमें ही आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में ही आता है. लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट है और इसके ऊपर हम आगे का बीट देखने वाले हैं. सर 12th फिजिक्स का लेक्चरर कब है? रेगुलर टाइम को है, रेगुलर टाइम को. रेगुलर टाइम बोले तो शाम 8:15 को 12th फिजिक्स का है. ओके, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो देखो हम आगे का कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. थोड़ा सा आप इस डेफिनेशन के बारे में आप भी थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इसके बारे, ये डेफिनेशन जो वर्ड है, ये वर्ड में क्या हो सकता है. ओके, जनरली हम अभी देखते हैं, आता जनरली जर पाहिलं आपण तर एखादी तार असेल तर त्या तारेची लांबी वाढते. म्हणजे ॲक्च्युली या चॅप्टरमध्ये आपण काय अभ्यासणार आहोत आणि ह्या चॅप्टर आपल्या दैनंदिन जीवनाशी कितपत रिलेटेड आहे आणि कशा पद्धतीने हा चॅप्टर आपण अभ्यासायचा असतो हे प्रथम या व्हिडिओमध्ये मी सविस्तररित्या तुम्हाला सांगणार आहे. ओके, म्हणजे एक लक्षात घ्या, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड म्हटल्याच्या नंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल बऱ्याच वेळेस काही गोष्टी ऑब्झर्वेशनमधल्या पहा, तुमच्या डेली लाईफमधल्या या गोष्टी आहेत, पण आपण तेवढं आवर्जून लक्ष देऊन पाहत नाहीत किंवा त्यांचं ऑब्झर्वेशन करत नाहीत आणि म्हणून हा चॅप्टर लर्न करण्यामध्ये आपणास थोडासा टफ जातो किंवा आपणास थोडंसं अवघड वाटत असतं. ओके, तर एक छोटंसं एक्झाम्पल सांगतो. आपण कधी ताण काटा जर आणला असेल, ताण काटा वजन मोजण्यासाठी जो ताण काटा आणलेला असतो, ठीक आहे नाही, त्याला स्प्रिंग वगैरे असते, ज्याला आपण स्प्रिंग बॅलन्स असे म्हणतो, स्प्रिंग बॅलन्स. आणि त्या स्प्रिंग बॅलन्सला अशा पद्धतीची एक मधामध्ये स्प्रिंग असते. ओके, आणि खालच्या साईडला एक छोटासा हुक असतो, जसा तुम्ही इथे हुक पाहत आहेत, हा जसा हुक आहे तसा हे पहा, इथे सुद्धा एक हुक दाखवला जात आहे तुम्हाला इथं. तशा स्वरूपाचा खाली एक हुक असतो आणि त्या हुकाला आपण एक बॅग असेल, जे काय वजन असेल ते वजन आपण याला इथे लटकावत असतो. आणि ते वजन लटकावलं की मग आपल्या त्या स्प्रिंग बॅलन्समध्ये वरच्या खालीला असे सरकत एकाच पॉईंटला ती स्प्रिंगचा जो काही बॅलन्स असतो तो बॅलन्स एका ठिकाणी स्थिर राहतो. परंतु आणलेला जो काही बॅलन्स असतो तो बॅलन्स पहल्या वर्षी, दूसऱ्या वर्षी, तीसऱ्या वर्षी, 10-15 वर्षे, यानी कि शुरू में उसकी जो टेंशन रहती है वो टेंशन अलग रहती है, लेकिन उसका यूज़ करते करते यूज़ कर करके उसकी जो टेंशन रहती है स्प्रिंग में, वो टेंशन धीरे 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 कम होती है और कुछ सालों के बाद
उसका जो टेंशन पूरा था रिलैक्सेशन होता है, और जो कुछ भी वेट हम मेजरमेंट करते हैं वो वेट वहाँ आप अच्छी तरह से आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी कि उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाते, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाते हैं मेजरमेंट में। तो इसी तरह से ये जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि यानी कि जो उसका जो टेंशन रहता है वो टेंशन कम होने की वजह से जो वो वेट का जो मेजरमेंट करता है वो मेजरमेंट फॉल्टी हो सकता है, यानी कि एक्यूरेसी नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ दोष हो जाता है, एक्चुअल वेट हमें देखने को नहीं मिलता। ये रहा यहाँ का एग्जाम्पल। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मंदिर में वगैरह जाते होंगे तो उन लोगों के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समझो कुछ बच्चे हैं मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में एक वीणा रहती है, तार, वो हमारी उंगलियों से उसे हम प्लग करते हैं और प्लग करने के बाद वहाँ एक साउंड आपको सुनाई देता है, एक लाउड ऐसा साउंड आपको सुनाई देता है। और दैट साउंड, जो साउंड रहता है वो साउंड जैसे स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा, वो जो तार रहती है, वो जो वायर रहती है वो वीणे के ऊपर, वो टेंशन जितना रहता है उसके जरिए उसी हिसाब से उसमें से आवाज़ आता है, यानी कि टेंशन एंड आवाज़ ये दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। और धीरे धीरे हम उसी तार को अगर टेंशन बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। दूसरा एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, जो कि हमारा हेयर बैंड वगैरह रहता है, हेयर बैंड जो कि बालों को बैंड वगैरह लगाया जाता है, रबर लगाया जाता है। जब हम बाजार में से उसे खरीद के लाते हैं तो उस वक्त उसी रबर बैंड में टेंशन अलग रहता है, और उसका एप्लीकेशन करने के बाद, उसका यूज़ करने के बाद, उसका बार बार यूज़ करने के बाद उसका जो टेंशन रहता है वो टेंशन बदल जाता है और उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ये क्यों होता है? तो दिस इज ऑल्सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये क्यों होता है ये हमें यहां पढ़ना है। दूसरा एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, बहुत सारे एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में आ जाता है, जो कि हमारी जो निकर वगैरह चड्डी वगैरह हम पहनते हैं, जो मैं पहनता हूं, मेरी बीवी पहनती है, मेरे बच्चे पहनते हैं, आपकी माँ बहन बेटी बाप सब लोग पहनते हैं। सब लोग पहनते हैं, क्या कोई इसमें है जो उसके खानदान में कोई भी वो नहीं पहनते, इलास्टिक वाला चड्डी वगैरह नहीं पहनते? ओके, होगा, सबके पास होता है। ओके, तो ये जो है उसके अंदर जो इलास्टिक रहता है, जो रबर रहता है, वो रबर की प्रॉपर्टी भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी बहुत बार ऐसा होता है कि जो बालों को लगाए वाला जो रबर रहता है उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ये क्यों बढ़ती है ये आपको यहाँ समझ में आ जाएगा एक चैप्टर पढ़ने के बाद। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है, समझो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करने के लिए वायर का इस्तेमाल किया जाता है, वायर का। और जो वायर का इस्तेमाल किया जाता है तो वायर जब वो दो पोल के ऊपर, समझो इस तरह से दो पोल है, इस तरह से समझो ये दो पोल है, और ये दो पोल के ऊपर इस तरह से तार को लगाया जाता है ना, लगाए इस तरह। शुरू में इस तरह से ये तार में इस तरह से टाइट टेंशन रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका बोझ बढ़ता है और ये जो तार है इस तरह से ये स्लैक हो जाती है, और इस तरह से इधर भी स्लैक हो जाती है, इस तरह से झुक जाती है। ये क्यों होता है? इसमें जो टेंशन है, ये टेंशन जो है, ये इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो रहती है, इलास्टिक प्लास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से इनकी लेंथ बढ़ जाती है, और ये लेंथ बढ़ने के, इनकी लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए ये इस तरह से ऐसे स्लैक हो जाते, नीचे झुक जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है कि समझो जो दो ट्रैक रहते हैं ट्रेन के, जो दो ट्रैक रहते हैं, दो ट्रैक के बीच, समझो ये इस तरह से अगर ये दो ट्रैक है तो ये दो ट्रैक के बीच जो रेलवे के जो हमारे ट्रैक रहते हैं, ये दो ट्रैक के बीच इस तरह से एक छोटा सा गैप रखा जाता है। ये गैप क्यों रहता है? अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती, तो गवर्नमेंट ये पूरा का पूरा अखंड रॉड बना सकती है ना। अगर नहीं भी बनाई तो वेल्डिंग करके वहाँ के वहाँ बिठा दे सकते हैं, वहाँ के वहाँ उसे वेल्डिंग देके उसे तैयार कर सकते हैं। फिर भी उसे उसी तरह से क्यों नहीं तैयार किया जाता? क्या होगा उसके पीछे का रीजन? तो उसके पीछे का रीजन है यही है, मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपके समझ में आने वाला है कि किस तरह से ये चीज़ें, और इसमें लेंथ इलोंगेशन होती है, इनकी लेंथ बढ़ती है, इनकी लेंथ कम होती है, ये क्यों होता है, इसके बारे में
बहुत सारा डिटेल में मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सारा। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे आइडियाज आपके क्लियर होने वाले हैं। बहुत सारे आपके दिमाग में जो कुछ भी क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो चलो एक एक करके हम डेफिनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, देखो, डिफाइन डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, तो ये चैप्टर लर्न करते वक्त आपको क्या करना होगा, जब ये चैप्टर आप लर्न करते हैं तो उस वक्त आपको आपके घर में जो कुछ भी चीजें हैं वो चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना होगा। उसके बारे में, किसी की लेंथ बढ़ जाती है तो लेंथ क्यों बढ़ती है, किसी की लेंथ अगर कम होती है तो लेंथ कम क्यों होती है। सुबह के टाइम पे समझो एक वायर है, तो उसी वायर की सुबह के टाइम पे उसकी लेंथ अलग रहती है, दोपहर के टाइम पे उसकी लेंथ अलग रहती है, शाम पे उसकी लेंथ अलग रहती है। यानी कि अगर कोई मेटल है तो उसके लेंथ में बदल हो जाता है। लेकिन ये बदल क्यों होता है इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलो, डिफाइन डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो ये डेफिनेशंस मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्टली डेफिनेशन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन बोले तो क्या है, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने वाला है। डिफॉर्मेशन, देखो वर्ड में ही क्या है, डिफॉर्मेशन। ये देखो डी, ये देखो शब्द है डी और उसके बाद है फॉर्मेशन। यानी कि डिफॉर्मेशन बोले तो उसका अगेन डी बोले तो अगेन दैट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अगर किसी चीज का फोर्स लगाने के बाद, फोर्स लगाकर उसका शेप एंड साइज में अगर हम चेंज कर देते हैं, उसका चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद उसके जो कुछ भी शेप है वो शेप रिगेन करता है। तो रिगेन करने के इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। देखो एक एक डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं। डिफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं, द फोर्सेस अप्लाइड टू अ बॉडी कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन शेप or size or both of the body. Such a change is called as deformation. डिफॉर्मेशन, ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, एक मिनट। ओके, सॉरी। तो इस तरह से इसके बारे में हम देखो, और एक बार मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। द फोर्सेस अप्लाइड टू अ बॉडी, समझो एक बॉडी है और उस बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइड टू अ बॉडी कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन शेप, उसके शेप में कुछ ना कुछ बदल होता है। आप समझते हैं मिट्टी का अगर कुछ गोला करके, मिट्टी का अगर आप बॉल कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे बचपन में खेला करते हैं मिट्टी के साथ, उसका कीचड़ वगैरह बना के, और उसके मिट्टी में जब हम पानी वगैरह डाल के उसका रेडियो वगैरह बनाते बच्चों, यानी कि जब छोटे थे हम, तो उस वक्त के रेडियो वगैरह, कुछ व्हील बनाना, बहुत सारी मिट्टी के हम सामान बनाते हैं। यानी कि मिट्टी के ऊपर उसका जो बॉल करने के बाद, उसका गोल करने के बाद, उसके ऊपर अगर हम हाथ से प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के बाद वो चीज़, जो मिट्टी की चीज़ है, वो वही की वहीं रह जाती है। यानी कि उसमें कुछ बदल ही नहीं होता। ओके, और मैं आपको बता रहा हूं, देखो, द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन शेप, उसके शेप में बदल पड़ता है।
ओके समझो अगर आप कोई स्पंज ले रहे हैं, स्पंज प्लास्टर का वगैरह स्पंज रहता है ना, मैं आगे चल के आपको कल के पीरियड से मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा क्लास में। ओके द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन शेप और साइज, उसके शेप और साइज भी बदल किया जाता है, और साइज और बोथ ऑफ द बॉडी, साइज और शेप और बोथ ऑफ द बॉडी, सच अ चेंज इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। इसी तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। और एक बार देखो डिफॉर्मेशन, और एक बार देखो द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी कैन प्रोड्यूस, फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन शेप और साइज, उसके शेप और साइज में बदल करते हैं। जिस तरह से ये देखो एक बॉल में आपके सामने ये दिखा रहा हूं, अगर ये बॉल पे हम अगर कुछ एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कांच का है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ हो, अगर समझो स्पंज है वगैरह वगैरह कुछ तो चीज़ है, उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद उसका शेप और साइज बदल जाता है, और शेप और साइज बदल जाता है। देखो शेप और साइज और बोथ ऑफ द बॉडी, सच चेंज इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन, यानी कि उसका जो कुछ भी साइज रहता है वो साइज में बदल होता है, चेंज होता है, उसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। डिफॉर्मेशन यानी कि दैट बॉडी कैन ट्राई रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ये आफ्टर, इसके बाद की डेफिनेशन है। लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि उसके साइज में अगर बदल हो रहा है तो उसे कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। ओके और इसके बाद देखो डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स बोले तो अगर कोई चीज में अगर शेप और साइज में अगर हमें बदल करना है, चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए वहां जो कुछ भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जो कुछ भी फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स, और उसी अप्लाइड फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और एक बार देखो द फोर्सेस अप्लाइड टू अ बॉडी कैन बी प्रोड्यूस अ चेंज इन शेप और साइज और बोथ ऑफ द बॉडी, शेप और साइज और बोथ, शेप एंड साइज, यानी कि अगर शेप में बदल हो रहा है तो शेप, साइज में बदल हो रहा है तो साइज, और ये दोनों भी शेप एंड साइज में, तो उसे क्या कहते हैं हम, डिफॉर्मेशन कहते हैं। डिफॉर्मेशन उसमें जो कुछ भी चेंज हो रहा है, यानी कि अगर किचड बनाते हम, समजा एखादा चिखल बनवला आपण मातीचा आणि त्याच्यापासून काहीतरी खेळणी बनवली आपण, टॉयज वगैरह बनाए, तो उसके ऊपर बनाते वक्त अगर उसमें कुछ आपने थोड़ा सा प्रेस वगैरह किया तो उसके शेप और साइज में बदल होता है, और जो कुछ भी बदल होता है उसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। ओके और आगे का भीड़ देखते हैं हम, देखो सच अ चेंज इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। ओके देन डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स बोले तो यानी कि देखो द फोर्सेस which produces a deformation in the body, देखो the forces which produces deformation in the body are called deforming forces। और एक बार बता रहा हूं the forces which produces deformation, ऐसे कुछ फोर्स रहता है अगर बॉडी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, समझो एक स्पंज है, स्पंज के ऊपर अगर हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद उसका जो कुछ भी शेप में बदल होता है हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन वहां उसे छोड़ने के बाद दैट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, लेकिन चेंज करने के लिए जो कुछ भी फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे कहते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो द फोर्सेस विच प्रोड्यूसेस डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, द फोर्सेस विच प्रोड्यूसेस डिफॉर्मेशन इन द बॉडी आर कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्सेस, उन्हें हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस कहते हैं। कुछ डाउट है आपको? ओके तो इसके बाद देखेंगे व्हेन अ रबर कॉर्ड इज पुल्ड, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, समझो एक रबर कॉर्ड है, रबर कॉर्ड है, ओके पुल्ड एट बोथ एंड्स, अगर दोनों एंड को पकड़ के हम उसे पुल करते हैं, खींचते हैं, इट्स लेंथ इंक्रीजेस, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, बराबर है ना, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। देन लेंथ इंक्रीजेस, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इट्स डिफॉर्मेशन, उसकी लेंथ जो कुछ भी इंक्रीज होती है उसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। द पुल्स अप्लाइड एट द एंड आर कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्सेस,
यानी कि अगर कोई रबर हम लेते हैं, समझो इस तरह से एक रबर है, ये जो रबर है समझो दिखते है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? हेडफोन है ये मेरा। ओके, देखो इस तरह से ये रबर है। अगर रबर पे हम ऐसा खींचते हैं तो खींचने के बाद इसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है। देवयानी वो दूसरे रूम में बैठी है कंप्यूटर पे, इलास्टिक है रबर। ओके, बच्ची को बोल दिया, अगर मैं यहां ही बोल देता तो वो लेके आती थी। ओके, द रबर, अगर रबर है तो अगर हम उसे खींचते हैं तो खींचने के बाद द बोथ एंड्स को पकड़ के खींचते हैं, इट्स लेंथ इंक्रीजेस, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये देखो, ये है इस तरह से, ये छोटा वाला है ना। अगर हम इसे खींचते इस तरह से, अगर खींचते हैं तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। ओके, जो लेंथ बढ़ रही है, जो लेंथ चेंज हो रही है, इसे कहते हैं डिफॉर्मेशन। ओके, और ये डिफॉर्मेशन करने के लिए उसके एंड के ऊपर जो कुछ भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, देखो, पुल्ड एट द एंड्स, इट्स लेंथ इंक्रीजेस, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इट्स डिफॉर्मेशन, एंड द पुल्स अप्लाइड एट द एंड्स आर द डिफॉर्मिंग फोर्सेस। उसके एंड के ऊपर जो कुछ भी पुल हम अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। समझ में आया क्या? चलो, सबको मैं यहां रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट करके बताइए। चलो, समझ में आ रहा है क्या? कौन कौन है अभी लाइन पे? नीलेश पाटिल, ओके, गुंडा गुंजाळे, ओके, टॉप गालगोन, टॉप 3, त्यानंतर शिवशंकर बावलगावे, धोंडू शिंदे, ओके। चलो, सब बच्चे कमेंट करिए अंदर, जो कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट भी करिए। ओके, तो देखो इस तरह से मैंने आपको यहां बताया। ओके, इस तरह से रबर को अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो ओके, तो ये रहा इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स एंड डिफॉर्मेशन। ओके, इसके बाद देखो इलास्टिक प्रॉपर्टी है। इलास्टिक प्रॉपर्टी, अनिरुद्ध गुरु कौन कौन है थोड़ा सा कमेंट करो, कि अटेंडेंस भी दिया करो। ओके, संदेश बेलाड़े, अटेंडेंस भी दिया करो, क्योंकि कौन कौन बच्चे देख रहे हैं मुझे समझ में आना चाहिए, रेगुलर के है या नहीं, ऐसा समझ में आना चाहिए। सब बच्चे, देवयानी तू भी अटेंडेंस दिया कर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह, नहीं तो प्रेजेंट भी लिखा तो चलेगा, प्रेजेंट PRESE, प्रेजेंट भी लिखा तो चलेगा। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स आपके समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, देखो इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी बोले तो क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी बोले तो समझो अगर कोई चीज है, अगर कोई बॉडी है, देखो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। द टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था, समझो ये रबर है, रबर को अगर हम स्ट्रेच करता है तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन इसे छोड़ने के बाद ये उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करता है, यानी कि इसे कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी, जो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, बहुत सारा उसे इलास्टिक वगैरह लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है? तो इसका भी बेसिक रीजन यही है, इलास्टिक प्रॉपर्टी। द टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड टू रिगेन शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये जो मैं खींच रहा हूं, ये देखो, ये ओरिजिनल शेप एंड साइज में, इसे अगर मैं खींच रहा हूं तो इसका हो गया डिफॉर्मेशन, बदल गया इसका शेप एंड साइज। बहुत सारे लोगों के डिफॉर्मेशन हो जाता है, जब वो 10वीं में रहता है तो छोटा रहता है, 12वीं में जाता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, डिफॉर्मेशन ही होता है वो। और शादी करने के बाद तो बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे औरतों के बारे में भी यही होता है कि शादी के पहले बहुत ही ऐसे रहते हैं, शादी होने के बाद बहुत ऐसे जाड़ जूड़ हो जाते हैं, डिफॉर्मेशन हो जाता है वो। अगर उसको रिगेन उसके ओरिजिनल शेप और साइज में आना चाहता है तो भी नहीं होता। तो ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आने के लिए उनको मॉर्निंग वॉक करना है, भाग दौड़ करना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, फिर भी नहीं आता, बाद में कंट्रोल नहीं होता, जो कि मुझे अभी हो रहा है। बहुत परेशानी हो रही मेरी भी, क्योंकि मैं सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यू लैपटॉप के सामने हूं।
लैपटॉप के सामने कंटिन्यू नोट्स बनाना, एडिटिंग करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, ये फिगर वो फिगर, इधर का इफेक्ट उधर का इफेक्ट, वीडियोस बनाना, उसे रेंडर करना, अपलोड करना, उसका थंबनेल बनाना, बहुत 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 दिन भर आपको यही मत समझना कि खाली ये वीडियो बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके पीछे भी बहुत सारा काम रहता है, उसका बहुत सारा काम रहता है। उसके एंड स्क्रीन लगानी पड़ती है, उसमें बहुत सारा एक अंदर आइकॉन भी बताया, ये जो अंदर आया आता है ना, जब आप वीडियोस देखते हो तो अंदर आया आता है और दूसरा एक डिस्प्ले होता है, वो भी लगाना होता है। अगर कहीं खराब है तो उसको भी काटना पड़ता है, उसे एडिट करना पड़ता है, ये बहुत सारा काम रहता है। तो चेयर पे उठ के बाहर जाना ही नहीं होता, छत पे भी जाना नहीं होता मुझे। गेट के बाहर मैं 4-4 दिन, घर के गेट के बाहर 4-4 दिन नहीं जाता, टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए एक दिन घर पे गया तो पूरा बच्चों का पूरा यानी कि सिस्टम बिगड़ गया। अगर मैं अकेला थोड़ा सा बिगड़ जाता हूँ तो इतने सारे बच्चों की सिस्टम बिगड़ जाती है। अभी हम देखते हैं ना, 40-45 बच्चों के आसपास गए थे हमारी 11th की। एक दिन में थोड़ा सा क्या, एक दो दिन थोड़ा सा क्या ब्रेक हुआ तो सब बच्चे डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि वो कितना सिंसियर है अपने फ्यूचर के बारे में, यहाँ से हमें समझ में आता है। अगर बच्चे एक दिन अगर पीरियड नहीं होता तो दूसरे दिन पूरे गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी होनी पड़ती है हमारे काम में, कंसिस्टेंसी होनी पड़ती है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो हम कौन सी भी चीज़ हम नहीं कर सकते। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है, तो आप हर एक चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं। ओके, चलो देखो, द टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड टू रिगेन शेप एंड साइज। मैं जो बोल रहा हूँ अभी, जो शेप एंड साइज, बहुत सारे खा पी के उसका शेप एंड साइज बढ़ जाता है ना, और उसके रिगेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाद में। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शेप साइज बढ़ाने के लिए व्यायाम करते हैं और बाद में वो कम करने के लिए व्यायाम करते हैं, है ना, दुगना मेहनत। तो इसीलिए अगर शुरू में ही अगर करते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा। ओके, अभी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लॉकडाउन से थोड़ा सा एक्सरसाइज, यानी कि शरीर को कोई तान ही नहीं है। ओके, सॉलिड रिगेन शेप, ओके, साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस हम ये रिमूव करने के बाद, ये देखो डिफॉर्मेशन हो गया, ये जो मैं दो हाथ से जो कुछ भी अप्लाइड कर रहा हूँ ये है डिफॉर्मेशन फोर्स, और इसे छोड़ने के बाद इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। दिस बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करने की इसकी जो कुछ भी प्रॉपर्टी रहती है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसलिए हम बहुत सारे रबर बैंड इस्तेमाल करते हैं, हमारे कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत जगह रबर का इस्तेमाल किया जाता है उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज पे लाने के लिए। बहुत सारे नोटों के बंडल को भी इलास्टिक वगैरह लगाया जाता है, रबर बैंड लगाया जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टी की वजह से। ओके, तो इस तरह से हमने ये डिफॉर्मिंग फोर्सेस वगैरह हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। ओके, चलो, अनिरुद्ध गुरव है, संदेश बेल्लाड़े, देवयानी है, ओके, उसके बाद ललित वालोडे है। ओके, बहुत सारे बच्चे अब्सेंट है आज। तो इसके बाद आगे का बीट हम देखते हैं। चलो, तो क्या है जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी और कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। यहां कौन से दे रहा हूं, देखो, इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी विथ एग्जांपल। क्वेश्चन क्या है, देखो, डिफाइन। इसके ऊपर आपको नीट जी के लिए भी मल्टीपल चॉइस बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इनकी डेफिनेशन अभी हम यहां देखने वाले हैं। तो इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक बॉडी, जो बॉडी, ये देखो मैंने यहां आपको ये डेफिनेशन दिया, इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी कि रिगेन, ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करने की जो कुछ भी प्रॉपर्टी किसी बॉडी में रहती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन इलास्टिसिटी क्या है, देखो, दो टर्म है यहाँ, इलास्टिसिटी और परफेक्टली इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी एंड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं, पढ़ते हैं। ओके, तो चलो, इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी possessed by a material body, द प्रॉपर्टी, समझो एक बॉडी है, द प्रॉपर्टी possessed by a material body by virtue of which it opposes, वो अपोज करता है, it opposes a change in shape and size, okay, and regain its original dimension as soon as the deforming force are removed is called elasticity। ये देखो इस तरह से, ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या करती है, उसका जो शेप एंड साइज चेंज करने के लिए ये अपोज करती है।
अगर कोई पत्थर है, पत्थर के ऊपर अगर हम हथौड़ी से मारा करते हैं तो पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर आप इस इलास्टिक के बारे में अगर देखते हैं तो इसे अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने के बाद इसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ने के लिए ये अपोज करता है। अपोज करता ये कैसे प्रूव होता है? अगर ये फोर्स छोड़ देने के बाद ये ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाता है, लेकिन यानी कि इट अपोजेस टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, इसके शेप एंड साइज को चेंज होने में ये अपोज करता है। प्रॉपर्टी possessed by material body by virtue of which it opposes a change in its shape and size। शेप एंड साइज को चेंज करने में ये क्या करता है? अपोज करता है। एंड रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस, उसके ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन करता है। ओरिजिनल डायमेंशन बोले तो उसका मास हो, उसकी लेंथ हो, वगैरह वगैरह, उसके जो डायमेंशंस होते हैं वो डायमेंशंस वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। शेप एंड साइज उसका ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। ओके, ओरिजिनल डायमेंशन एज सुन है, जैसे ही हम उसका फोर्स रिलीज कर देते हैं, देखो इस तरह से मैं ये खींच रहा हूँ, ये अपोज कर रहा है उसकी शेप एंड साइज में चेंज होने में, लेकिन जब मैं इसे रिलीज करता हूँ तो देखो ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इस तरह से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स हम रिलीज कर देते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम निकाल लेते हैं उसी सेकंड में ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो इसीलिए हम इस बॉडी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी। ओके, एज सुन एज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल द शेप, यहाँ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। द शेप ऑफ हैक्सॉ ब्लेड चेंजेस। हैक्सॉ ब्लेड जो कट करने के लिए, पाइप वगैरह कट करने के लिए जो ब्लेड रहती है ना, उसे हम हैक्सॉ ब्लेड कहते हैं। अगर हम हैक्सॉ ब्लेड को अगर हम ऐसा बेंड करते हैं और बेंड करके अगर हम छोड़ देते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ जाती है, बराबर है। हैक्सॉ ब्लेड चेंजेस व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड टू बेंड इट, बेंड करने के लिए। ओके, बट एज सुन एज अप्लाइड फोर्सेस आर रिमूव्ड इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। जैसे हम उसका शेप के ऊपर जो कुछ भी हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स निकालते ही वो ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाती है। ओके, इसके बाद देखो देन इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, जो बॉडी में इस तरह की प्रॉपर्टी रहती है उसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी कहते हैं। जो स्पंज रहता है ना, स्पंज, दैट स्पंज इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। ओके, वो ओरिजिनल शेप एंड साइज बाद में रिगेन करता है। अ बॉडी विच गेट्स डिफॉर्म्ड, एक बॉडी है उसका डिफॉर्मेशन होता है, वो डिफॉर्म्ड होती है। विच डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड टू इट, उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं। ओके, एंड विच रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस एज सुन एज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। और उसी बॉडी को हम कौन सी बॉडी कहते हैं? इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और एक बार, अ बॉडी विच गेट्स डिफॉर्म्ड, एक बॉडी है उसका डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्म्ड होती है। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड टू इट, जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाइड किए जाते हैं। एंड विच रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस, रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस एज सुन एज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड, डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड इज कॉल्ड एन इलास्टिक बॉडी। और उसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी कहते हैं। दैट बॉडी इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। ओके, एग्जाम्पल क्या है? रबर कॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, रबर कॉर्ड जो अभी अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, ये रबर कॉर्ड है। उसके बाद मेटल्स लाइक स्टील, मेटल्स लाइक स्टील, जो मेटल्स लाइक स्टील वगैरह, उसका भी चेंज होता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर ये इलास्टिक प्रॉपर्टी करते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आप अच्छी तरह से समझ भी पाओगे, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ का है। ये जो चैप्टर है ना, हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए आपको ये बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो लास्ट डेफिनेशन है, ये देखो, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोले तो एक इलास्टिक बॉडी है, देखो इस तरह से, अ बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अगर एक बॉडी है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, अ बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस,
उसके ओरिजिनल डायमेंशंस वो रिगेन करती है। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव, जैसे हम इसके ऊपर जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस है हम रिलीज करते हैं, तो रिलीज करते ही वो ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करते हैं, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अगर जो बॉडी जो चीज़ें इस तरह से उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करता है तो उसी बॉडी को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। लेकिन क्या है, देखो एग्जांपल है, क्वाड्स है, डायमंड है, ये क्या है, ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करता है। ओके, और इन यूनिवर्स देयर इज नो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। हमारे यूनिवर्स में एक भी चीज ऐसी नहीं कि वो परफेक्टली इलास्टिक है, बट इन प्रैक्टिकल पर्पज अबव बॉडीज आर कंसिडर्ड। यानी कि यूनिवर्स में परफेक्टली इलास्टिक, ये देखो यूनिवर्स में कौन सी भी चीज परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं। अगर माँ बाप का अगर हम प्यार छोड़ते हैं माँ बाप का प्यार छोड़कर, ये तो परफेक्ट होता है, प्योर होता है, और उसके बगैर हम दूसरा कोई अगर चीजें कंपेयर करता है तो वो किसी ना किसी स्वार्थ के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर कोई सामने वाला आदमी पर्सन आपकी स्तुति करता है, आपकी वाह करता है, तो समझ लेना कि उस आदमी को आपके तरफ से कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। अगर वो कुछ ना कुछ चाहता है तब भी वो आपकी स्तुति करता है, आपको अच्छा कहता है। यानी कि अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो आप समझ लेना कि वो कुछ ना कुछ तो हेतु पकड़ के ही, हेतु मन में रख कर ही आपके साथ बर्ताव कर रहा है। ये रहा इधर का। लेकिन परफेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप देखते हैं तो छोटे बच्चों को अगर प्योर दूध पिलाओगे, गाय का हो या भैंस का हो, अगर आप प्योर दूध पिलाओगे तो उसे भी हजम नहीं होता हो। निसर्ग का रूल है, नेचर का रूल है कि प्योर 100% प्योर कुछ भी चीजें नहीं, खाली माँ बाप का प्यार छोड़कर। ओके, चलो आगे का बात, आगे की जो डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और आपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करिए, ताकि अगर आप दोस्तों को शेयर करते हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। यानी कि अक्सर हम अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों को शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा दिल बड़ा करो, अपना मन थोड़ा सा बड़ा करो और दूसरों को हेल्प करने का सोचो। मैं जैसे घंटों घंटा आपके लिए टाइम निकाल के यहाँ कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको पढ़ाता हूँ, तो आप खाली एक 5 मिनट में 5 मिनट का टाइम निकाल के अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए और उनको भी ये अच्छी चीज़ें पढ़ने में मदद करिए। अगर वो पढ़ेगा तो आपको दुआ देगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर ये चैनल के आप लिंक अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो वो आपको कभी भी बुरा नहीं कहेगा, आपको अच्छा ही कहेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 11th और 12th का पूरा सिलेबस मैं यहाँ लेने वाला हूँ। मैथमेटिक्स का और फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हम यहाँ कवर करने वाले हैं। इसीलिए आप जैसे पढ़ रहे वैसे ही आप दूसरों को भी पढ़ने की चांस दीजिए, उनको शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, हर जगह इसे शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए। ओके, तो मैं कल आपको टेलीग्राम की चैनल की भी लिंक मैं आपको देने वाला हूँ, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।